हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हैं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता, यानी कि इंग्लिश में फिजिक्स जिसे आप कहते हैं, भौतिक विज्ञान के जन्मदाता एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही माना जाता है। इन्होंने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूपों में ही समझाने का प्रयास किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है, मेरी विचार पद्धति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है, यानी कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रिलीजियस वर्ड्स अथवा अन्य सभी चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जा सके, यानी कि वो फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ में फील करते थे। न सिर्फ फिजिक्स उनका फेवरेट सब्जेक्ट था, बल्कि फिजिक्स उनकी लाइफ थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो स्टार्टिंग था वो उनका बर्थ 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्क नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन था। पॉलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। एल्बर्ट 3 साल के थे तो उनकी माता के लिए एक बड़ी समस्या यह खड़ी हो गई थी कि आइंस्टाइन बिल्कुल भी बोलते नहीं थे। सामान्यतः 3 ईयर के बच्चे तुतलाकर बोलना सीख जाते हैं, फिर भी माँ ने उनकी उम्मीद नहीं छोड़ा और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में एल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था। उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करते थे। एल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन सिपाहियों को देखते ही रोने लगते थे। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़े होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। अब एल्बर्ट 5 साल के हो चुके थे और उनके जन्मदिन पर उनके माता पिता ने उन्हें मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट में दिया, जिसे देखकर वे बहुत ही खुश हुए। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। एल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार था, लेकिन शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था क्योंकि वो रटंत विद्या सिखाते थे। एल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उनका बचपन में ही एक मित्र बना था जिसका नाम मैक्स टेमले था, जिससे वो अपने मन की बातें करते थे और तर्कसंगत प्रश्न पूछा करते थे। एक दिन एल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसके जवाब में मैक्स के पास कुछ भी नहीं था। इस तरह बचपन से ही उनका फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट था। एल्बर्ट के चाचा जैकब एक इंजीनियर थे, जिन्होंने एल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो उसे बीजगणित में x मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते। एल्बर्ट जब 15 ईयर के हुए तो उनके पिता के कारोबार में समस्या आ गई, जिसके कारण उन्हें कारोबार बंद करना पड़ा। पर अब उसके माता पिता उसको जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। जब माता पिता के जाने के बाद एल्बर्ट उदास रहने लगे और उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, इसलिए वो भी अपने परिवार के साथ इटली चले गए। इटली में उन्होंने बहुत सुखद समय बिताया। इसके बाद 16 वर्ष की उम्र में एल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उन्होंने
भौतिकी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत पता लगाया था। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन स्नातक की डिग्री लेने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने विद्यार्थी को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। ईयर 1902 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी यानी कि अनस्टेबल नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित करने का बहुत समय मिला। उन्होंने डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डायरेक्टर की उपाधि मिल ही गई। ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। ईयर 1905 में 26 ईयर की एज में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। उस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा ही बदल दिया। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण है यानी कि फेमस जो इक्वेशन था वो था E=mc², जिसके कारण ही परमाणु शक्ति प्राप्त हो सकी। इसी के कारण इलेक्ट्रिक आई की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टेलीविजन आदि पर एक्सपेरिमेंट हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए जाने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टाइन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में परमाणु शक्ति का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसे नगर ध्वस्त हो गए थे। आइंस्टाइन की ब्लैक होल की भविष्यवाणी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, यानी कि रियल सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्कवरी। ये डिस्कवरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि ब्लैक होल के बारे में हम सभी जानते हैं, हमने कभी कभी टेलीविज़न में, आपने मूवीज़ में ये चीज़ें देखी होंगी, बट रियलिटी में इसे देख पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है क्योंकि ये इतना अंधेरा होता है उस टाइम कि कोई भी कैमरा की वजह से हम उसे किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ब्लैक होल से रोशनी की एक भी किरण बाहर नहीं निकल सकती, इसीलिए ये सुनने में ही कितना बड़ा पैराडॉक्स लगता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में उन्होंने एक खुफिया भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं ब्रह्मांड को अपने थ्योरी के जरिए समझ रहा हूँ। स्पेस में कुछ ऐसी भी जगह है जिसमें ग्रेविटी किसी भी और चीज़ से ज़्यादा हो, बिल्कुल भी संभव है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि इसे प्रूफ कैसे करें। तो इसे प्रूफ करने के लिए दुनिया के करीब 200 जीनियस रिसर्चर्स सालों से लगे हुए थे। मॉडर्न सुपर कंप्यूटर्स एंड दुनिया में लगे हुए 8 जगह जगह पे ग्रैंड टेलीस्कोप्स थे, जिनका नाम है द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप्स। और फिर इन टेलीस्कोप से ऐसी फोटोज निकली जो कि उस विशाल तेज आग के गोले को तेजी से घूमते हुए दिखाई दे रही थी। वो है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल। उसके बगल में एक ऐसी डेंस गैसेस और बिलियंस ऑफ डिग्रीज द हीट जो प्रोड्यूस हो रही थी। हीट ऑरेंज कलर जैसे बर्न हो रहा है। ब्लैक होल सिर्फ आइंस्टाइन के लिए थ्योरीज ही, एक कल्पना ही थी, क्योंकि बल्कि यह एक रियलिटी भी है। इस चीज़ को तब उस वक्त जब वो नहीं दिखाई देता था तो साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन आइंस्टाइन को पूरा बिलीव था कि ब्लैक होल जैसी भी कोई चीज़ इस दुनिया में घटित ज़रूर होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग $16 मिलियन था। $26 मिलियन यूरोप की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने फंड किया। इस डिस्कवरी से हमारे अर्थ और मिल्की वे गैलेक्सी के और कनेक्शंस का हम फ्यूचर में इन्वेंशंस कर लेंगे।
तो आप सोच सकते हो कि आइंस्टाइन कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिर्फ अपनी थ्योरी के ज़रिए इतनी बड़ी भविष्यवाणी की जिसका प्रूफ आज हमारे सामने है। लेकिन उस समय जब आइंस्टाइन ने इस चीज़ के बारे में लोगों से कहा था तो लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं हो रहा था। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। 100 साल पहले भविष्यवाणी जो की गई थी वो अब साबित हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे इतनी बड़ी बात कही वो इंसान कितना महान था। मरकरी ऑर्बिट थ्योरी के बारे में भी उनकी भविष्यवाणी सही निकली। उन्होंने मरकरी ऑर्बिट थ्योरी के बारे में कहा था कि उनकी ग्रेविटी एंड स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की मदद से उन्होंने बताया था कि समय हर किसी के लिए अलग अलग गति से चलता है और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो हम जनरली कह देते हैं कि समय सबके लिए एक जैसा चलता है। इसी कारण से हम जीपीएस और सैटेलाइट जैसी टेक्नोलॉजीज का हम यूज़ कर सकते हैं। जो फैक्ट था, जैसा कि आप जानते हैं, आइंस्टाइन जी को म्यूजिक से काफ़ी लगाव था। ही यूज्ड टू लव म्यूजिक। ही वंस सेड, इफ आई वर नॉट अ साइंटिस्ट देन आई वुड बी अ म्यूजिशियन। आइंस्टाइन के कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आप डेफिनेटली नहीं जानते होंगे। आइंस्टाइन स्पेंड लास्ट 30 ईयर ऑफ his life on a fruitless quest to find a theory of everything, but Albert Einstein could never succeed in it and died while working on it. Second one is when he passed Nast found a speech he was about to deliver in Israel and a set of equations by his bedside. The third thing is the Albert Einstein's last words will never be known. He said them in the Germany, but the attending nurse didn't speak German and couldn't recall what he said. इसलिए हम कभी ये नहीं जान पाए कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का लास्ट वर्ड क्या था। क्या वो लास्ट में अपनी लाइफ के अंतिम समय में वो क्या कहना चाहते थे। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, जिसके बारे में आप सबको पता है। आइंस्टाइन का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले बात की जाती है जिस इक्वेशन के बारे में, वो क्या है, E = mc²। साइंस के स्टूडेंट को कोई बात याद हो ना हो, चाहे वो कितना भी वीक हो, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट E = mc² इज द इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन। ये हर किसी को पता होती है, जो स्पेस टाइम जैसे सिद्धांत निकालने में हेल्पफुल थे। ये वही थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन द्वारा दिए गए। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आखिर क्या है ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? इससे पहले हम बात करेंगे गति के नियमों की, जो कि न्यूटन ने दिए। सर आइजैक न्यूटन, यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, क्योंकि तभी आप इस चीज़ को रिलेट करके समझ पाओगे कि आखिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ऐसा क्या था जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च मानी गई और इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। न्यूटन के गति के नियमों ने इस दुनिया को समझने का एक नया तरीका दिखाया। न्यूटन ने बताया कि कोई भी वस्तु स्थिर या गति की अवस्था में तब तक रह सकती है जब तक उसे वस्तु पर हम कोई बाहरी बल न लगाएं। किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसी गति को बढ़ा या घटा सकता है। लोगों ने गति को समझा, पर इस गति का निर्धारण कैसे करें किसी को समझ नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, आप एज्यूम करो कि आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हो और आपका फ्रेंड ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में। वो ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आपके सामने से जा रही है। जैसे कि ट्रेन आपके सामने से निकली तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका फ्रेंड भी 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा है। और ठीक इसी तरह आपका फ्रेंड जो ट्रेन में बैठा है नोटिस करता है कि ट्रेन में हर पर्सन की स्पीड 0 है। और तब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि ट्रेन की गति का मान किसको रिलेट करके किया जाए, ट्रेन में बैठे व्यक्ति के हिसाब से या फिर प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति के अनुसार, क्योंकि दोनों की गति अलग अलग है। जो इंसान प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ है उसे ट्रेन की स्पीड के बराबर ही अपने फ्रेंड की स्पीड दिख रही है, यानी कि 60 किलोमीटर/आवर। लेकिन जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है उसको ट्रेन पे बैठे सारे लोगों की स्पीड 0 लग रही है, क्योंकि वो उसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं।
बट जो इंसान खड़ा है वो उसको किस स्पीड से देख रहा है, दोनों के बीच में ये एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन थी कि आखिर किसको रिलेट करके वो चीज़ निकाली जाए, किसको रिलेट करके स्पीड निकाली जाए। पर दोनों अपनी अपनी जगह सही है। एंड इसका कंक्लूजन ये था कि गति निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट नहीं होती है, या बल्कि गति मोशन रिलेटिव होता है। कभी भी जो स्पीड होती है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है। स्पीड इज यानी कि मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। मोशन को हमेशा हम रिलेट करके निकाल सकते हैं, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। यही था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके लिए आइंस्टाइन सर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ के कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो शायद आपको नहीं पता है। तो चलिए बात करते हैं उनकी लाइफ की कुछ यूनिक फैक्ट्स के बारे में। आइंस्टाइन की एक तस्वीर है जिसमें उन्होंने अपनी टंग निकाल के कुछ इस तरीके से फोटो क्लिक कराई थी, क्योंकि उस दिन उनका बर्थडे था और वो पार्टी से आते आते बहुत थक गए थे। फिर उनसे जब एक फोटोग्राफर ने पिक खींचने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने गुस्से में ऐसा पोज दिया, जो कि इस फोटोग्राफ से पे आइंस्टाइन की सिग्नेचर थे। इसलिए कुछ साल पहले जब इसकी नीलामी हुई तो इसकी कीमत 80 लाख रुपीस थी। इस फोटो को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 14 मार्च 1951 को आइंस्टाइन के 72वें जन्मदिन पर खींचा गया था। आइंस्टाइन के पास बहुत से यूथ जाया करते थे और उनकी सक्सेस का राज पूछते थे। एक बार एक युवा उनके पास आया और कहने लगा, सर आज सारी दुनिया में आपका नाम है, लोग हमेशा आपकी तारीफ करते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए अपनी सफलता का रहस्य। तब आइंस्टाइन कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, लगन यानी कि इंटरेस्ट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये तो आप सभी को पता होगा कि भले ही आइंस्टाइन सर एक महान वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी याददाश्त बहुत ही कमज़ोर थी। वो तारीख दिन अक्सर भूल जाया करते थे, यहाँ तक कि उनके खुद का नंबर भी उन्हें याद नहीं रहता था। एक बार उनके कलीग ने उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांगा तो वो फ़ोन डायरेक्टरी में खुद का नंबर ढूंढने लगे। सर आइंस्टाइन का कहना था कि जो चीज़ ढूंढने पे मिल सकती है उसे याद रखने की क्या आवश्यकता है। 1903 में अल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्रों अल्बर्ट और एडवाइन ने जन्म लिया था। आइंस्टाइन के शादी से पहले भी पुत्री थी जिसे आइंस्टाइन ने गोद लिया था, लेकिन उसका बचपन में ही डेथ होने की वजह से आइंस्टाइन को काफ़ी झटका लगा था। 14 फरवरी 1919 में उनका मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1936 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में इंटरेस्ट काफ़ी कम था और उनका ज़्यादातर समय अपने वैज्ञानिक खोजों में लगे रहने के कारण वो हमेशा अपनी लाइफ में व्यस्त रहते थे। 18 अप्रैल 1955 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में डेथ हो गई। वह अपने जीवन के एक अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए। बस हमें इतना ही पता चला कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल ब्रेन से कुछ ज़्यादा ही सेल्स पाई गई थी, जो कि म्यूटेशन के कारण हुई थी। तो चलिए, आपको मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में इतना कुछ जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये सारी नॉलेजेबल चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अदर नॉलेजेबल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।